Welcome to your channel Jubilant Classes and now you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और वो है ऑन द टॉपिक लियोट्रॉपी एंड मैनी मोर्स। ठीक है, तो लियोट्रॉपी की हम बात करते हैं तो लियोट्रॉपी क्या है? एक वो इनहेरिटेंस है जिसमें एक ये वो फिनोमेना है जिसमें एक जीन है वो कई फिनोटाइपिक इफेक्ट को कंट्रोल करती है। तो हम क्या बताएंगे? इट इज द फिनोमेना in which a single gene exhibits or controls many or multiple phenotypic effects or multiple phenotypic characters or multiple phenotypic expressions। दोबारा से सुनिए, लियोट्रोपी इज द फिनोमेना इन विच ए सिंगल जीन, एक ही जीन है वो कई मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है और मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है। तो लियोट्रोपी में हम बताएंगे कि लियोट्रोपिक जीन है वो क्या करती है? लियोट्रोपिक जो जीन है, ट्रोपिक जीन क्या करती है? ये मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या करती है? अफेक्ट्स मेटाबॉलिक पाथ, अफेक्ट्स मेटाबॉलिक पाथवे। लियोट्रोपिक जो है जीन वो मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स इन डिफरेंट फिनोटाइप, इट रिजल्ट्स इन डिफरेंट फेनोटाइप। ओके, ये तो एक डेफिनेशन टाइप स्टेटमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल लेकर के। फॉर एग्जांपल यहां आप कंसीडर करिए, फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ एक जीन कंसीडर करते हैं, एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो इसमें क्या होता है? इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या बोला था? देखिए अभी हमने, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या होता है? इसमें म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन की वजह से जो जीन है, जो जीन थी, जीन में क्या हुई? म्यूटेशन। और देखिए नॉर्मली जो जीन थी, नॉर्मल जो जीन थी यहां पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए वो एक एंजाइम कोड करती थी और उसका नाम था फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये जीन एक एंजाइम कोड करती थी। क्या, कौन सा था वो? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था। और जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये क्या करता था? ये फिनाइल एलानाइन, ठीक है, फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता था टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट करता था? टायरोसिन में। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन था। अब देखिए आज क्या हुआ? इस जीन में म्यूटेशन हुआ। इस जीन में क्या हुआ? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम कोड नहीं होगा। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोडक्शन नहीं हुआ, हमने क्रॉस कर दिया। जब इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो देखिए प्रोडक्शन होता था तो क्या करता था? फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था। लेकिन आज तो इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो क्या होगा? फिनाइल एलानाइन को या फिर फिनाइल एलानाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल एलानाइन पायरुवेट में।
और जो फिनाइल एलानाइन पायरुवेट है इसके साथ अब क्या होगा, एक्चुअली ये मेटाबोलाइज नहीं होता है हमारी बॉडी में और ये हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या हुआ, मेंटल रिटार्डेशन। तो क्या हुआ यहाँ से कि भी एक जीन था जिस के अंदर म्यूटेशन हुई, जिसकी वजह से ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ। एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ये प्रोडक्ट बनना ये था अगर था तो, लेकिन नहीं हुआ तो क्या बन गया, पायरुवेट में वो स्टोर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और एक तो क्या हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ, मेंटली क्या हो गया वो बंदा, रिटार्ड। दूसरा, स्किन हेयर्स जो है वो भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस, रिडक्शन इन हेयर क्या हो गए, लॉस हो गए, रिड्यूस हो गई। और स्किन पिगमेंट है वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। स्किन पिगमेंट है वो भी नहीं बनेगा उस इंसान का। तो देखिए कितने फंक्शन, 1 2 3, कितने फिनोटाइप को ये कंट्रोल एक जीन कर रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लियोट्रोपी। क्या बोलते हैं इसको, लियोट्रोपी। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, ये जीन नॉर्मल थी, उस समय ये एंजाइम प्रोड्यूस करती थी, जिसकी वजह से फिनाइल एलानाइन को ये टायरोसिन में कन्वर्ट करती थी। लेकिन आज इसमें म्यूटेशन हुई है, म्यूटेशन की वजह से यहाँ जीन है वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, इस एंजाइम का ये प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा ब्रेन में। मेंटली रिटार्ड एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, हेयर लॉस दूसरा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, स्किन पिगमेंट लॉस तीसरा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो क्या हो गए, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको ये कंट्रोल कर रही थी। तो इसलिए इसको हम क्या बोला, इसको लियोट्रोपी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया था लियोट्रोपिक जीन। लियोट्रोपिक में क्या बताया था, जीन एक थी, फिनोटाइप एक्सप्रेशन को कई को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब हम कर रहे हैं पॉलीजेनिक, पॉली मींस मैनी जीन्स मिल करके एक कैरेक्टर कंट्रोल करती हैं। तो हम यहां बताएंगे मैनी जीन्स और मल्टीपल जीन्स कंट्रोलिंग ए सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही हैं, मतलब सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, कैसे देखिए, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, हम ह्यूमन में स्किन कलर का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका ले लिया हमने एग्जांपल, स्किन कलर इन ह्यूमन। ठीक है, कैसे, सपोजिंग 3 जीन्स हम सपोज कर लेते हैं 3 जीन्स, और 3 जीन्स की आप यू कैन से कि 3 जीन्स हैं वो ABC हमने कंसिडर कर ली, ABC 3 जीन मिलकर के स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एज यूजुअल जैसा कि आपने क्रॉसेस किए थे बहुत सारे पेरेंट्स, तो हमने यहाँ क्या किया, A। अब आपको पता है जीन है वो हमेशा कैसे रहती है, पेयर में। तो ये क्या होगा, पेयर में, ये भी क्या होगा, पेयर में, ये क्या होगा, पेयर में। ऐसे ही डोमिनेंट कैरेक्टर है तो यहाँ क्या होगा, रिसेसिव। ठीक है, ओके। अब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एज यूजुअल यहाँ गैमेट्स बने ABC, यहाँ पर ABC। ओके, फिर जैसे ही आपको पता है F1 जनरेशन आई तो इसमें क्या करवा दिया हमने, क्रॉस। तो क्या बन गया, यहाँ A, यहाँ से स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल। क्लियर। तो ये जो F1 जनरेशन है, यहाँ से देखिए आप, स्टार्टिंग से फिर बोलता हूँ, ये हमारी जीन्स का अरेंजमेंट था। ठीक है, क्या था ये, जीन्स का अरेंजमेंट। तो जहां कैपिटल है वहां हमने बताया कि सर यहाँ डार्क कलर होता है, और यहाँ देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्या बताया, बिल्कुल डार्क कलर, और यहाँ क्या बता दिया हमने, व्हाइट कलर।
ठीक है। यहाँ क्या बताया हमने, डोमिनेंट केस में डार्क और रिसेसिव केस में क्या बता दिया हमने, व्हाइट। और यहाँ क्या होगा फिर, यहाँ आएगा इनका इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट कलर। कौन सा कलर आ गया यहाँ पर, इंटरमीडिएट कलर। अब देखिए ये F1 जनरेशन थी, अब हम F2 जनरेशन की जब बात करेंगे तो हम क्या करवाते हैं, ऑन सेल्फिंग। क्या करवाते हैं जनरली, ऑन सेल्फिंग। तो ऑन सेल्फिंग करवाएंगे तो ये हमारे पास जीनोटाइप है, ये पेरेंट्स हो जाएंगे P2। यहाँ से ये सेम जीनोटाइप है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इसके हमारे पास आएंगे गैमेट्स। क्या बनाएंगे हम, गैमेट्स। तो गैमेट बनाने के लिए आपको पता है, हमने एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर उसको देखते हैं। वो क्या था, 2 की पावर n, और n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, ठीक है। तो यहां आप देखिए अब क्या बताया मैंने, A B B C C, A B B C C। तो यहां से जब ये P2 हमने बताया था, यहां से हम गैमेट्स की हम बात करेंगे तो कितने गैमेट्स बनेंगे, तो 2 की पावर n। यहां देखिए 1 2 3, तो हेटेरोजाइगोट्स कितने हैं, 3, तो n इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे भाई हमारे पास में, 8, ठीक है। चलिए उसके लिए हम ना यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड। 8 गैमेट्स को यहाँ अरेंज करते हैं। देखिए जब हम इनको अरेंज करते हैं तो हमारे पास गैमेट्स क्या क्या आते हैं, तो यहाँ आया हमारे पास कैपिटल A B C। आप इसको एक बार सेपरेट इनको आप क्रॉस करके देख लेंगे खुद गैमेट्स को ही अरेंज करके। और यहाँ क्या आएगा, आप एक स्मॉल कर दीजिए, एक स्मॉल हो गया है। फिर आप बीच वाले को स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप दोनों को, लास्ट वाला को स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में पहले वाले को स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में बीच वाले को बड़ा रखिए और दोनों को स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों को स्मॉल कर दीजिए और बीच वाले को बड़ा रखिए, और लास्ट में क्या है, तीनों ही क्या कर दीजिए, आप स्मॉल कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 गैमेट्स हमारे पास आए। सेम एज यूजुअल यहाँ पर भी यही आएंगे, ए बी सी स्मॉल, ए बी स्मॉल सी बड़ा, ए बी स्मॉल सी स्मॉल, ए बी कैपिटल सी बी कैपिटल, ए स्मॉल बी कैपिटल और सी स्मॉल, ए बी और सी कैपिटल, और लास्ट वन इज ए बी सी तीनों ही स्मॉल। तो हम जब इनका आपस में हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए बेटा आप इनको आप क्रॉस खुद कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या देखा हमने कि 8 एक साइड में, 8 एक साइड में गैमेट्स। ये मान लीजिए मेल गैमेट्स हैं, तो ये क्या होंगे हमारे पास, फीमेल गैमेट्स। जब हम इनको अरेंज करते हैं तो हमारे पास इतने स्क्वायर बनेंगे 64, और 64 स्क्वायर्स हैं। इन 64 में से जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो कुछ आएगा। देखो हम क्रॉस नहीं करवा रहे हैं, आप लोगों को हमने लास्ट क्लासेस में क्रॉसेस को बनाना सिखाया था, तो आप क्रॉस करेंगे। और यहाँ हम अब आपको बताते हैं कि हमारे पास इस क्रॉस से क्या फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, ठीक है। तो फिनोटाइपिक जो रेशियो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1:6:15:20, ठीक है। क्या बताया है, दोबारा देखिए, 1:6:15:20:2। अब थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, देखिए अब दोबारा से 15 नहीं करना है, 20 के बाद में क्या आएगा 15, फिर
6 और फिर क्या हो गया 1। तो 20 के बाद में क्या कर दिया हमने, 15 को यहाँ से रिवर्स करते हुए चले गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो आया है 464 स्क्वायर्स, जैसे कि 7, 22, 42, ठीक है, 57 एंड 64। तो कितने स्क्वायर बनाए थे हमने, 64 स्क्वायर्स इसमें बनते हैं। उन सभी का रेशियो हमने जब निकाला तो फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारे पास आया वो ये आया 1, 6, 15, 20, 15, 6 एंड 1। तो ये था अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्ट्रैंड्स। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अब हम चलते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि मेंडल ने जो काम किया था उसके काम को कब किसने डिस्कवर दोबारा से किया, और उसका काम है वो कई दिन तक अननोटिस्ड रहा, ऐसा क्यों। तो अब देखते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क और मेंडल्स लॉ। मेंडल साहब ने जो काम किया था, उसका जो काम था वो बहुत लंबे समय तक नोटिस में नहीं आया, उसका भी हम रीजन बताते हैं। ठीक है, इवन दो ही पब्लिश्ड हिज वर्क एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, ठीक है, उसने अपना वर्क पब्लिश तो किया, एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कंप्लीट जो वर्क था वो, एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कब, 1865 में। 1865 में मेंडल ने अपना जो वर्क था वो पब्लिश किया, लेकिन फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड रहा, रिमेन्ड अनऑर्गेनाइज्ड और अननोटिस्ड टिल 1900 तक इसके वर्क को किसी ने नहीं देखा। तो फिर बात ये आती है 65 से लेकर के 1900 तक इसका जो वर्क था वो अननोटिस्ड क्यों रहा, उस चीज को हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द अननोटिस्ड और अनरिकॉग्निशन ऑफ द मेंडल्स वर्क। रीजंस क्या क्या थे, ठीक है, रीजंस वाई मेंडल्स वर्क रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, फर्स्ट जो इसका रीजन है वो ये है, उसने जो अपना वर्क किया था पब्लिश, वो वाइडली पब्लिसाइज नहीं किया। ठीक है, हिज वर्क could not be widely publicized। ठीक है, वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं हुआ क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, एज कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। सेकंड जो इसका रीजन है वो ये है, उसने कंसेप्ट बताया था फैक्टर का, तो हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, कंसेप्ट्स ऑफ फैक्टर्स, उसने जो अपने फैक्टर के जो कंसेप्ट्स बताए थे, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, और वो कैसे बताए थे, पेयर में। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये डिस्क्रीट यूनिट होती है, ठीक है, और ये पेयर में रहते हैं,
और नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या होते हैं, जैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट यूनिट होती है, पेयर में होते हैं, एंड डू नॉट शो ब्लेंडिंग, डू नॉट शो ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग नहीं होती है इनकी इन नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने ये बात बताई थी और ये बात सुनकर के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, डिड नॉट एक्सेप्टेड। इन्होंने जो बात बताई थी ये बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, इसके एक्सप्लेनेशन को वेरिएशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब देखते हैं अगला पॉइंट, इसलिए भी ये अननोटिस्ड रहा। हालांकि वो अलग बात है कि आज भी हम मेंडल के द्वारा दिया गया जो ये इनहेरिटेंस का जो पैटर्न था ये आज भी हम इसको फॉलो करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उस समय इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था बाय डिफरेंट कंटेम्परेरीज, ठीक है। मेंडल ने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज की थी, ठीक है। मेंडल मेंडल्स अप्रोच क्या थी, ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स। उन्होंने मैथमेटिकल टूल्स यूज किए थे, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन दिया था इन फिनोमेनास का, ठीक है। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय बायोलॉजिस्ट को मैथ की टर्म्स यूज नहीं होती थी, उनको वो पूर्ण रूप से उनका संज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगला रीजन ये था कि मेंडल साहब ने खुद ही ये बताया था कि जो फैक्टर हैं वो डिस्क्रीट यूनिट हैं, लेकिन उसका कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। कि उन्होंने जो बताया था कि फैक्टर्स आर द डिस्क्रीट यूनिट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस but did not provide any proof। इसका कोई भी उन्होंने फिजिकल एग्जिस्टिंग प्रूफ नहीं दिया था, एनी प्रूफ नहीं, एनी फिजिकल प्रूफ बोलिए, एनी फिजिकल प्रूफ, ही डिड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, ठीक है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर जो जिसकी बात कर रहे थे उसका एग्जिस्टेंस का कोई भी फिजिकल प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था, एंड डिड नॉट प्रूव फॉर व्हाट दे आर मेड ऑफ, ठीक है। इसलिए भी मेंडल का वर्क था वो अननोटिस्ड रहा। बट 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, डीवेरिस, कार्ल कोरेंस एंड थर्ड इज देयर, यहां लिखते हैं थर्ड टेस्चर मैक। थर्ड क्या, देखिए, डीवेरिस, कार्ल कोरेंस एंड टेस्चर मैक, मैक, ठीक है। ये थे, इन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, वर्कड ऑन मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के जो लॉ थे ऑफ इनहेरिटेंस उनके ऊपर उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, और जो इनहेरिटेंस के लिए जो उन्होंने कैरेक्टर लिए थे उन पर उन्होंने काम किया, सेटिस्फाई हुए, और उन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, ठीक है, एंड रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क।
ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन मेंडल्स वर्क रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। तो ये क्वेश्चन है कि मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किसने किया? 1900 में टेशरमैथ, कार्ल कोरेंस और डी वेरिस, इन्होंने किया। इन सब के लिए ये पॉसिबल क्यों हुआ, आसान क्यों हुआ? क्योंकि ये जब लोग आए थे इस समय माइक्रोस्कोप भी एडवांस हो गया था, सेल ऑब्जर्व हो गई थी, सेल डिवीजन के बारे में पता चल गया था, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम सभी के बारे में पता चल गया था। तो ये यहाँ सक्सेसफुल हुए क्यों? क्योंकि एडवांस माइक्रोस्कोपी की वजह से सेल डिवीजन के बारे में लोगों को पता चल गया था, न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में लोगों को संज्ञान हो गया था, इनकी नॉलेज लोगों को हो गई थी, इसलिए ये सक्सेसफुल हुए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। बाकी हमने आज की क्लास में स्टडी किया लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मेंडल के वर्क को कैसे रीडिस्कवर किया और कैसे वो अननोटिस्ड रहा एक लंबे समय तक। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है, और अगर क्वेरी बनती है आप कमेंट कर सकते हैं। ये बात बोलने की नहीं है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और मेरी तरफ से थैंक यू फॉर यू पीपल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।